वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। यूपीएससी आर्ग्यूएबली इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। उसके साथ साथ हमारे स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम भी, जो स्टेट में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए एनुअली कंडक्ट होते रहते हैं। वन ऑफ दैट एग्जाम इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो किया जाता है, जिसका नाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज। नाउ इट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है इसकी तैयारी करने के लिए। टुडे विल बी डिस्कसिंग कि इस एग्जाम को अगले 50 दिन में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और अगले 50 दिन में इसको कैसे किया जा सकता है। मैं अगले 50 दिन तक आपके लिए एक हरियाणा सिविल सर्विसेज के ऊपर एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आपको जो नेक्स्ट 50 डेज की प्रिपरेशन है उसकी गाइडेंस देंगे और क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे टेस्ट देना है, उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इफ यू फॉलो रिलीजियसली दिस सीरीज फॉर नेक्स्ट 60 डेज, मुझे यकीन है कि आपकी जो पेपर क्लियर करने की, HCS प्रीलिम्स क्लियर करने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम के बारे में आई एम होपिंग जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि फॉर्म इसके भरे जा चुके हैं, आई होप आप लोग मोर और लेस आप इस बारे में जानते हैं एग्जाम के बारे में। हाउएवर, जस्ट टू रीआइट्रेट एक बार देख लेते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम सिमिलरली यूपीएससी की तरह तीन स्टेजेस में होता है। एक होगा प्रीलिम्स एग्जाम जो कि मई में है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद मेंस एग्जाम, उसकी डेट अभी बताई नहीं गई है, बाद में बता देते हैं, एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट। हमारा आज की क्लास का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम होगा, बाकी के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। पहले HCS में, हरियाणा सिविल सर्विसेज में 2 पेपर हुआ करते थे, एक तो जो GS का पेपर होता है और दूसरा CSET का जो पेपर होता है। दोनों के मार्क्स लगा करते थे। अब की बार ये बदलाव हो गया है, अब की बार सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज के मार्क्स लगेंगे। दोनों के दोनों पेपर 100-100 नंबर के हुआ करते थे, 100-100 क्वेश्चन और एक नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस बार CSET के मार्क्स नहीं लगेंगे। CSET भी यूपीएससी की तरह सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है, यानी कि अगर आप उसमें 33% नंबर ले आते हैं तो बेसिकली पास, और अगर 33% से कम आ जाते हैं तो बेसिकली फेल। तो मतलब CSET में अब ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये नंबर में लगेगा नहीं, तो बेसिकली इसमें कट ऑफ का कोई एडिशन नहीं होगा, तो इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हमारा फोकस रहेगा सिर्फ जनरल स्टडीज पर। जनरल स्टडीज का एक एग्जाम होगा प्रीलिम्स, राइट। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यूपीएससी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 की होती है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि जो सवाल पे तुक्का मारना है थोड़ा सोच समझ के मारना है, अंधाधुंध मारेंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। बियॉन्ड दैट, अगर हम देखें कि पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, जो हमारा लास्ट ईयर का 2019 का हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसमें जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी, जनरल कट ऑफ, वो थी 130 नंबर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 200 में से 130 वो इसलिए थी क्योंकि CSET के भी मार्क्स लग रहे थे और अब CSET के मार्क्स नहीं लग रहे हैं। तो किसी भी हालत में जो इस बार की जो कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं 55 से 65 के बीच में होगी, वो भी उसके बावजूद भी उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने की संभावना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द पेपर दैट कम्स। 65 के +-2-3 भी हो सकता है, 55 के भी +-2-3 होता है, बट यही रेंज होगी। यानी कि 100 क्वेश्चंस में से आपको 55 से 65 सही करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ये बात ध्यान रखेंगे। ये वाला पैटर्न हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, यही बात थी, यही वाली स्लाइड मैंने आपको पहले बता दी है। CSET का पेपर 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, परंतु याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% नंबर लाने हैं और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा जो फोकस होगा आज की क्लास का और अगले 2 महीने का, वो जनरल स्टडीज का पेपर 1 होगा। इन 100 क्वेश्चन में से आप 70 क्वेश्चन कैसे सही करोगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने सही कर पाओगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट विल बी डिस्कस टुडे। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको HCS की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, अगले 2 महीने तक फोकस्ड गाइडेंस चाहिए, रोज क्या क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट डायरेक्टली टू मी, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगले 2 महीने तक मैं आपके पास इस पे डायरेक्ट बना रहूंगा। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस ग्रुप के ऊपर, जरूरत पड़ने पर। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन क्लियर योर डाउट्स रिलेटेड टू हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम। इसी चैनल पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, जो भी मैं क्लासेस लूंगा उसके HCS से रिलेटेड, एंड जो NCERT के कुछ नोट्स होंगे, उनकी कुछ समरी होगी, वो भी मैं उसके पीडीएफ आपको उस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो 2 चीजों के लिए, क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए, एंड इफ यू वांट टू डायरेक्टली कनेक्ट
टू मी, तो आप मुझे उस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी HCS सिलेबस। अगले 2 महीने में करना क्या है, प्लान क्या है। HCS का जो सिलेबस है वो मोर और लेस यूपीएससी जैसा ही सिलेबस है, ठीक है। हर स्टेट सिविल सर्विसेज की तरह इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है कि जो स्टेट का एग्जाम होता है उस स्टेट से स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं, एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के आते हैं, यूपी में यूपी के, सिमिलरली हरियाणा में हरियाणा के। सेम है अगर आप देखेंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसी तरीके से यूपीएससी कहता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेम थिंग। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन कल्चर अलग से नहीं होता है यूपीएससी में, इसमें थोड़ा सा अलग से है। जनरल मेंटल एबिलिटी, अब ये कंफ्यूज मत होना, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज HPSC है उनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है जिसमें पेपर 1 GS के सिलेबस में जनरल मेंटल एबिलिटी भी लिखा हुआ है। उनका सीसेट का जो सिलेबस है उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी अलग से है, पेपर 1 GS में भी जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है। सो दिस ईयर दे माइट प्रोबेबली गिव 3 to 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी इन द GS क्वेश्चंस, इन द GS क्वेश्चन पेपर आल्सो। तो उस पे एकदम अचानक से सरप्राइज मत हो जाना कि ये क्या सीसेट का पेपर तो नहीं उठा दिया गलती से। सो दिस माइट एक्चुअली कम, ये हो सकता है उनसे टाइपो भी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज है उनसे ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो घबराने की बात नहीं है, प्रिपेयर रहेंगे इस चीज के लिए। जब सीसेट की तैयारी करेंगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस उसके साथ ही हो जाएंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसके अलावा मोर और लेस सेम चीजें, जो सेम टू सेम चीजें हैं यूपीएससी के सिलेबस में भी होती हैं, उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उसी तरीके से जनरल साइंस, इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक है हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड द लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। अराउंड 10 से 15% जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली हरियाणा से रिलेटेड होते हैं, हरियाणा की इकोनॉमी से, हरियाणा के लोगों से, हरियाणा की आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी अलग से एक एक्स्ट्रा बुक उठा के, जो कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बारे में, हरियाणा के जिलों के बारे में जो चीजें बताए उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विल डू दैट, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। बियॉन्ड दैट सारी जनरल चीजें हैं। एक चीज है कि अगर आप इसको यूपीएससी के सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो एनवायरमेंट इज मिसिंग। उनके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। यूपीएससी में एनवायरमेंट अलग से एज अ टॉपिक लिखा होता है, इसमें जो नोटिफिकेशन है हरियाणा सिविल सर्विसेज के सिलेबस की उसमें एनवायरमेंट नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इसलिए उसको मिस मत कर दीजिएगा कि एनवायरमेंट है नहीं तो तैयारी नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट विद वन ईच एंड एवरी। सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, करना क्या क्या है, मैं क्या क्या कराऊंगा। उसके पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये कॉमन टॉपिक है ऑलमोस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी टू HCS एंड इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, एक किताब उठा लो, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन योर होल प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी किताब अगर आपको पढ़नी पड़े तो सिर्फ और सिर्फ इस किताब को पढ़ो, रटो, इसके आंसर्स लिख के देखो, इसमें से जितनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद कर सकते हो उतनी याद करो, जितनी कॉन्सेप्चुअल कर सकते हो। ये क्वेश्चन 10, ये बुक 10 से 15 बार अगर इसको कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है वो ऑलवेज कवर्ड रहेगा। सिंगल सोर्स रखिए, आपके पास अगर मल्टीपल सोर्स रहेंगे तो कभी भी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, चाहे बेस्ट अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स निकाल लो। यूज दिस, इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। एक दो क्वेश्चन है जो शायद मिस हो जाते हैं, लेकिन इट इज नॉट वर्थ द एफर्ट, ठीक है। पूरी नई बड़ी 500 पेज की किताब निकाल के उसको करने का कोई फायदा नहीं है। इसको अगर एकदम मन बंद कर लोगे, बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट पढ़ के याद कर लोगे एंड मेंस के भी आंसर लिख के देख लोगे हिस्ट्री के इससे रिलेटेड, then you would be fully prepared as far as the history is concerned. Related to the हरियाणा एग्जाम भी यही की जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हरियाणा और यूपीएससी के एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। विल बी कमिंग टू दैट, पर उस बात पे फोकस, उस बात को अपने दिमाग के बैक में रखिए। सेकंड, हिस्ट्री जब भी बोला जाता है तो हिस्ट्री में मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया भी आता है, दो मेंशन कई बार नहीं होती है। तो जैसे इन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहां पे एंशिएंट एंड मेडिवल भी आ गया है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट इज प्राइमरली अ सिनोनिम फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो जो ये एंशिएंट और मेडिवल इंडिया है, इसके लिए ये दो एनसीईआरटीज हैं पुराने वाली, ठीक है। 11th क्लास की एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री RS शर्मा के द्वारा लिखी गई है। मेडिवल इंडिया की क्लास 11th क्लास की पुराने वाली हिस्ट्री ग्रोवर के द्वारा लिखी गई है।
ये दो किताबें अगेन बेसिक किताब है, एवरी सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया, ये तीनों की तीनों किताबें इतिहास के लिए, भारत का पूरा इतिहास अगर पढ़ने के लिए है तो अलग बात है, उसके लिए अलग, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तीन किताबें हैं। वैसे जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, इसके लिए भी मैं आपको पुरानी मॉडर्न इंडिया की इसी प्रकार की एक एनसीईआरटी होती है वो बता सकता हूं, परंतु दिस बुक इज जस्ट द नोट्स ऑफ दैट, जिस्ट है उसी एनसीईआरटी का, एंड उसके बाद कुछ इसके अंदर एडिड चीजें भी रख दी गई है। तो एडिड होने की वजह से इससे करना फायदा है, वरना ये एनसीईआरटी का ही बेस है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हुए हैं ये जो मॉडर्न इंडिया की राजीव अहिर की जो ये किताब है। उसके बाद आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे, ठीक है। 4 ज्योग्राफी की किताबें एनसीईआरटी 11th क्लास की, ये वाली 11th की, ये वाली 11th की, और ये दोनों 12वीं की, दोनों क्लास में 2-2 क्लास की एनसीईआरटी हैं। ये चारों की चारों एनसीईआरटी यूपी हरियाणा सिविल सर्विसेज में जनरली जब एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हीं एनसीईआरटीज के ऊपर बेस्ड रहता है। इफ यू कैन डू देम वेरी वेल तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन एचसीएस में ज्योग्राफी का होगा वो हो ही जाएगा। सेकंड, इसके अलावा एक साथ में एक एटलस और रखनी है, ओरिएंट की या ऑक्सफोर्ड की, जो ले रखी है ना सिर्फ वही छोड़ना, नई 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 नहीं खरीद के लानी है, दैट इज इट। ये हो गया ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के लिए 3 किताबें हैं, एक एंशिएंट के लिए, एक मेडिवल के लिए और एक तीसरी मॉडर्न इंडिया के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 4 किताबें हैं, ठीक है, जो कि चारों की चारों एनसीईआरटी हैं, कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बुक नहीं है। देखा जाए तो हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी है। उसके बाद पॉलिटी के बारे में आ जाते हैं। पॉलिटी की कोई स्पेसिफिक एनसीईआरटी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसमें पूरी पॉलिटी तैयार की जा सके। पॉलिटी के लिए ये रेफरेंस बुक लक्ष्मीकांत फॉर एवरी सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम है अगर पॉलिटी का उसके अंदर सेक्शन है तो पॉलिटी की ही किताब करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस किताब से ज्यादा बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स जितने भी बच्चे जिन्होंने कॉमर्स नहीं किया हो, साइंस वाले, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले और आर्ट्स वाले, इकोनॉमिक्स उन सबका अकीलीस हील होता है, बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाता है अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स है, बड़े वाली बुक्स भी अवेलेबल है। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एनसीईआरटी और एक छोटी सी बुक जो ये वाली है, संजीव वर्मा। ये एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स है 12th क्लास की, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 11th क्लास की। इन दोनों से कंप्लीट बेसिक इकोनॉमिक्स प्रिपेयर हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स सारा का सारा प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देन अगर कुछ और एडिड रेफरेंस बुक, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ने हो तो दिस संजीव वर्मा। दूसरी जो आप बड़े वाली बुक की बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इट्स टू बिग, उतना ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी as far as the prelims and the mains of the UPSC and HCSC is concerned. संजीव वर्मा covers it comprehensively, जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से है, पर अगर एनसीईआरटी बना के बेस से कर लोगे तो। ये इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक और बात ध्यान रखना कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अनलाइक इकोनॉमिक्स ज्यादातर हमेशा करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो यहां पे अपने करंट अफेयर्स और जो एनुअल इको सर्वे, क्योंकि वो हर साल बदल जाता है, उसके साथ मैच करके बेसिकली इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैटर्ड है, उसकी वजह से इसकी प्रिपरेशन मुश्किल होती है। आते हैं इसके ऊपर भी। आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर यूजुअली एग्जाम्स, मतलब यूपीएससी के एग्जाम में, लेट्स कम टू आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडिया बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं और स्टूडेंट्स ये बात समझते नहीं है। एंशिएंट इंडिया की एक 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, आर.एस. शर्मा की। 2 बुक्स आती हैं, आर.एस. शर्मा या मक्खनलाल, मोर और लेस सेम है, कोई भी उठा लेना, कभी चिंता मत करना। 11th क्लास की एनसीईआरटी पुराने वाली, ओल्ड एनसीईआरटी करके, कहीं पे नहीं मिल रही हो तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो आर्ट एंड कल्चर के अगर आप कभी क्वेश्चंस देखोगे वो हमेशा एंशिएंट इंडिया से आते हैं। आर्ट एंड कल्चर होती ही एंशिएंट है, राइट, मतलब कोई 10 साल पुराना कोई आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होता ही नहीं है, हमेशा आर्ट एंड कल्चर आती है एंशिएंट। दिस बुक्स कवर्स मोर देन 50 to 60% ऑफ आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। इसके अलावा एक ये स्पेक्ट्रम वाली इंडियन कल्चर के अगर इसको बेस बना लोगे, अच्छी तरह से थोड़ा सा रिवाइज करके रट लोगे कुछ चीजें, तो आपका आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। याद रखिए कि आर्ट एंड कल्चर में अगर प्रीलिम्स की बात किया जाए, यूपीएससी की या हरियाणा सिविल सर्विसेज की 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। सो इन बुक्स के बियॉन्ड जाना आपके लिए समय व्यर्थ करने वाली बात होगी। अगर ये करके और करंट अफेयर्स में से कोई भी नई आर्ट एंड कल्चर की कोई न्यूज आई है उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया जाए, उसको थोड़ा याद कर लिया जाए, नोट्स में मिल जाएगी। जो मंथली मैगजीन्स, एनुअल मैगजीन्स आती है आर्ट एंड कल्चर की, अलग दे देते हैं इंस्टीट्यूट्स। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप उससे ज्यादा बड़ी किताबों पर ना जाएं, उसमें बेसिकली अगर आप जाएंगे तो समय लगेगा परंतु उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के। सिमिलरली हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी सिर्फ यही 2 बुक लेनी है, इसके अलावा नहीं लेनी है।
साइंस, द पीपल जिनके पास पीसीएम या पीसीबी रहा हो 11th या 12th क्लास में, उनको ज्यादा चिंता की कोई खास आवश्यकता नहीं है। साइंस थोड़ा सा बेसिक आता है 6ठी से 8वीं क्लास तक का। हावेवर जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या पर्सनली अगर आपको लगता है कि साइंस के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो साइंस की एनसीईआरटी एंड नथिंग एवर बियॉन्ड इट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू एचसीएस सिर्फ 6 से 9th क्लास की, 10th क्लास की भी मत उठाना इसके लिए। 6ठी से 9वीं क्लास की, 6th से 8th की कर लो, वो बहुत ही सिंपल है, सिंगुलर होती है, आसानी से हो जाएगा। इट विल गिव यू कंप्लीट बेसिक्स दे देगा जो भी साइंस का, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आता हूं मैं, वो भी दिखाता हूं भी किस प्रकार से, चिंता मत करना। अब आता है उसके बाद एक हरियाणा का स्पेसिफिकली एक अलग से जो टॉपिक है, 10 से 15% क्वेश्चन जो है वो हरियाणा के ऊपर आते हैं, हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में। फॉर दैट एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, नो योर स्टेट हरियाणा। इस किताब को लो, इसमें पीछे कई सारे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। 2-3 बार इस किताब को पढ़ डालो और वो सारे के सारे हजार के हजार क्वेश्चंस कर डालो। दिन में 100 क्वेश्चंस भी करोगे, 1 से 1.5 घंटा लगेगा 100 क्वेश्चंस करने में, तो 10 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक ट्वाइस और थ्राइस, होपफुली थ्राइस, आपका मोर और लेस जो हरियाणा के जो क्वेश्चन होंगे 10 से 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपका 80 to 90% कंप्लीटली हो सकता है। इसके बियॉन्ड हरियाणा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको अलग से कहीं बाहर से पिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे लेटेस्ट एडिशन लेना, द रीजन बीइंग क्योंकि जो एचसीएस का जो एग्जाम है, दे आस्क फैक्चुअल डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा बहुत पूछते हैं। वो सीधा सीधा पूछ लेंगे कि इकोनॉमी कितने परसेंटेज है, कितने नहीं है, कौन, मतलब दे गो विद द कंप्लीट फैक्चुअल डेटा, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए। तो जो हरियाणा वाला पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए, इससे अलग आपको कभी किसी और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम दी बेसिकली द करंट अफेयर्स वन, जो कि आप जिसपे पैनिक बहुत ज्यादा करते हैं और जिसपे आपको हमेशा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगा रहता है। इंडीड जो कांस्टेंट टेलीग्राम चैनल पे जो लोग सवाल पूछते हैं, उनका मुझे यही लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सर कुछ छूट ना जाए, ऐसा इम्पॉसिबल, मैं सब कुछ कर लेना चाहता हूं। व्हेनेवर यू ट्राई टू डू दैट, इट इज नेवर गोइंग टू बी कंप्लीटेड, और कभी भी पेपर होगा नहीं। अगर कोई फॉर्मो में एग्जाम की तैयारी करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में करंट अफेयर्स की तैयारी करता है, उसका पेपर होना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि द वे ही इज डूइंग इज ए रॉन्ग स्ट्रेटेजी, होगी नहीं। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालिए, कोई भी एक, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से। परंतु याद रखना है कि न्यूज़पेपर को प्रैक्टिकली न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है। व्हाट डज दैट मीन? उसको पेन पेंसिल लेके मत बैठ के उसको मार्क मत किया कीजिए। उसको मार्क करने के बाद उसमें से डेटा उठाने की कोशिश, उसमें से इंफॉर्मेशन उठाने की कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि वो होगी ही नहीं। वो न्यूज़पेपर है और वो किताब नहीं है। एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स आते हैं, परंतु न्यूज़पेपर आपके एग्जाम के लिए नहीं बनता है। न्यूज़पेपर जनता के लिए बनता है, पढ़ने के लिए। द मोर यू ट्राई टू पिक फैक्ट्स, डेटा, लाइन्स, कोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, द मोर डिफिकल्ट आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। सुबह उठो या शाम, जो मतलब जो भी आपका समय है न्यूज़पेपर उठाने का, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी समय आप पढ़ रहे हो उसमें पढ़िए, बट रिमेंबर इट वेरी इंपॉर्टेंटली कि न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट थॉट, फैक्ट आ जाए ना, उसको चिंता मत किया करो, उसको छोड़ के आगे निकल जाया करो। वो रोज 80 पेज छाप के भेजते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। रोज याद करने की कोशिश करोगे तो न्यूज़पेपर इज ओनली फॉर रीडिंग, रीड कीजिए। सेकेंड, अब क्या करना है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके लिए मंथली मैगजीन्स निकालते हैं, राइट, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स, आप वो मंथली मैगजीन्स करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। और मैं वैसे बता देता हूं, मंथली मैगजीन्स सारी की सारी सेम है। देयर इज नो मंथली मैगजीन्स जो कि एक दूसरे से सुपीरियर है। आपको कोई उनका तरीका, किसी का नोट्स बनाने का कोई तरीका, किसी का नोट्स बनाने का कोई तरीका, किसी ने कोई भाषा यूज कर दी हो, जो भी पसंद हो वो उठा लीजिए। All the monthly magazines of all the institutes are using the same newspaper, the Hindu, the Indian Express, the Mint, जनसत्ता, भास्कर, वही यूज कर रहे हैं। वो, उनके पास कोई अलग न्यूज है ही नहीं। They are copy pasting the information, they are not creating it on their own। हर न्यूज पे, हर एक मंथली मैगजीन सिमिलर होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये बात अलग है कि क्योंकि उनका एडिटोरियल जो स्टाफ है वो अलग होगा, सो देयर माइट बी पॉसिबल कि कोई कुछ इंफॉर्मेशन को मिस कर देगा, कोई कुछ इंफॉर्मेशन को, सम माइट पिक ए न्यूज एंड सम माइट नॉट पिक ए न्यूज। ये हल्का फुल्का फर्क रहता है, परंतु इससे आपके एग्जाम में कभी फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर इसने यहाँ पे एक न्यूज छोड़ी होगी इस वाले इंस्टीट्यूट ने, तो दूसरे वाले ने कोई दूसरी छोड़ दी होगी, और दोनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछी जा सकती है। इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। एनी वन मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स वहीं से कीजिए। मंथली के बाद हर एक इंस्टीट्यूट उसी का एनुअल कंपाइलेशन भी दे देता है। गो फॉर दैट। HCS हमारा जो है वो मई को है, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 55 दिन के बाद 30 मई को है। 30 अप्रैल से लेके पिछले साल के, यानी कि पिछले साल 2020 मई से लेके अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स मिनिमम होने चाहिए। तो आइडियल है कि बेसिकली जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के 1.5 साल के करीब के करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। कैसे करेंगे? जिन्होंने पहले किया हो वो मंथली मैगजीन्स, और जिनके पास समय नहीं हो वो जो एनुअल कंपाइलेशंस आती हैं, यू विल फॉलो ऑल दोस। कोई और जरूरत पड़े तो मुझसे चैनल पर आकर मैसेज करके पूछिए, ठीक है? परंतु इसके अलावा करंट अफेयर्स पे मत किया करो। हाँ, न्यूज़पेपर जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। न्यूज़पेपर्स, ये भी बात ध्यान रखिए कि एग्जाम जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि 30 मई को एग्जाम है तो 30 अप्रैल को, क्योंकि 30 अप्रैल को तो एग्जाम बन चुका होगा तो मैं उस दिन से प्रिपरेशन छोड़ देता हूं, अब न्यूज़पेपर आएगा नहीं। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर जो होती है उसकी न्यूज सिंगुलर डे की नहीं होती है। 15 मई को भी वो न्यूज आ सकती है जो कि पहले फरवरी में आई थी। तो फरवरी में वो न्यूज आई होगी, एग्जामिनर ने वो न्यूज पिक करके कोई क्वेश्चन बना दिया होगा। द सेम न्यूज एक्चुअली कम्स ऑन द 15th में ऑल्सो। 15 मई को पढ़ोगे तो याद रह जाएगा 15 दिन के बाद। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना, कभी भी मत छोड़ा करो, लास्ट दिन तक पढ़ा करो, ऑलवेज हेल्पफुल रहता है। न्यूज हमेशा ओवरलैप रहती है। ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल को पेपर सेट हो गया तो उसके बाद का जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐसी कोई न्यूज आएगी ही नहीं जो एग्जाम में नहीं आ सकती है। एनालाइज करके एक दिन बताऊंगा। हमेशा जो लास्ट मंथ होता है उसकी न्यूज आती ही आती है। भाई किसके बारे में बात करें? क्वाड के बारे में बात कर लीजिए। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्वाड बना है। अब क्वाड की कुछ न्यूज फरवरी में आई है, लेकिन उसकी न्यूज आना खत्म थोड़ी ना हुई है, उसकी न्यूज तो मई में भी आएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये है करंट अफेयर्स का। जीएस के बारे में बात करता हूं। सीसेट का क्या करें? सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है, ओके। 33% नंबर चाहिए। जिन बच्चों को इसमें समस्या नहीं है, जो PCM है, मैथमेटिक्स था आपके पास 11th-12th में, आप लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनको प्रॉब्लम्स आती है सीसेट में, भाषा की कोई प्रॉब्लम हो या मैथमेटिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो, हम अपनी सीरीज में सीसेट से संबंधित बात नहीं करेंगे। हमारी जो सीरीज होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 1 से रिलेटेड फोकस रहेगा। सीसेट के बारे में बस मैं ये बता देता हूं इसमें करना क्या है। यूपीएससी के पिछले 6 साल के जो पेपर हैं, अपना हरियाणा सिविल सर्विसेज के पिछले 3 साल के जो पेपर हैं, ये 9 पेपरों को डाउनलोड कीजिए और इन सबको सॉल्व करके देखिए। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के टॉपिक उठाइए। जैसे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन किया और आपसे इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं बना, वेल देन ओपन मैथमेटिक्स या जनरल मेंटल एबिलिटी की आपने जो भी बुक ली हुई है और उसमें वो चैप्टर कीजिए इंटरेस्ट वाला। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कीजिए। आप देखेंगे कि टोटल 9 पेपर अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो मैथमेटिक्स के मुश्किल से 25 टॉपिक है। 25 टॉपिक्स, नथिंग मोर देन दैट। उन्हीं 25 टॉपिक्स पे ऊपर नीचे करके कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बस हर साल फिगर बदल देते हैं। एक साल शाम मैंगो खरीद के आता है, अगले साल शाम बैंगन खरीद लाता है। दैट इज दी होल थिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। इंग्लिश के लिए, हाँ, प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए बस ये है कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी मीडियम से है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। दैट इज दी ओनली सॉल्यूशन। मतलब 1 घंटा बैठ के पढ़िए, ओवर ए पीरियड ऑफ 30 days to 35 days आपको कॉम्प्रिहेंशन आना बेहतर हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी स्पॉन्टेनियसली। सीसेट के बारे में जो और कोई बात होगी आगे हम चैनल पर करते रहा करेंगे। अगर मैं आपको कंप्लीटली फोकस में समराइज करके दूं तो दीज आर दी सोर्सेज, और इसके अलावा कुछ भी मत उठाना। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हरियाणा की जीएस हरियाणा अरिहंत पब्लिकेशन की, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी और संजीव वर्मा, साइंस के लिए 6ठी से 9वीं क्लास की एनसीईआरटी, डोंट गो बियॉन्ड इट, एंशिएंट के लिए मेडिवल और दोनों के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, करंट के लिए कोई भी एक सोर्स उठा लो, चाहे आपका टीचर करा रहा हो या नहीं करा रहा हो, जो आप कर रहे हो एक उठा लो और रिवाइज कर डालो उसको 2 से 3 बार। कभी भी नुकसान नहीं होगा, याद रखना, अगर सिर्फ एक ही सोर्स पे स्टिक करोगे तो। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी,
इन सब के लिए आप में से एक छात्र है जो कि बड़ा प्यारा छात्र है, जो कि मुझसे ये सवाल जरूर कर रहा होगा कि सर बहुत सारी किताबें हैं, अगर सिर्फ एक ही किताब से तैयारी करनी हो तो क्या करें, राइट? लास्ट ईयर का जो 2019 का हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, अगर आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सोर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो यू वुड रियलाइज कि उन सबका सोर्स ना एनसीईआरटी था, मोर और लेस, सबका नहीं मतलब एज इन की मैक्सिमम का 50 से 60% के जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटीज के थे, यानी स्टैटिक और ट्रेडिशनल बेसिकली एनसीईआरटी से आया था। ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज की किताब है आपने देखी होगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके पास ऑलमोस्ट होती ही है। ऐसा है कि मतलब मंदिर में ये तो इसके तो पैसे चढ़ाने जाते हैं कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ल्यूसेंट तो खरीद लो। दिस अगर अगले 2 महीने तक किसी एक किताब पर फोकस करना पड़े सो दिस शैल बी इट। परंतु बात ध्यान रखिए कि खाली अगर यही पढ़िए तो फिर आपको डिसएडवांटेज रहेगा। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है एंड देन यू कैन यूज दिस एज ए रिवीजन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स पे यकीन नहीं रखती है ये जो किताब है ल्यूसेंट की, जिससे फैक्ट्स और डेटा पे। तो यूपीएससी अगर आप इससे करोगे तो नुकसान पे है, परंतु जो एचसीएस है, हरियाणा सिविल सर्विसेज है, अगर उसकी तैयारी इससे करोगे सो यू माइट हैव एन एडवांटेज। पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है वो रिवाइज हो जाएगी। कई बार हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त हमारा दिमाग ही कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, राइट? पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, यूपीएससी कभी आर्टिकल पूछता ही नहीं संविधान के, तो आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हरियाणा वो सीधा आर्टिकल ही पूछेगा, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल से बना है, प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में, सीधा पूछ लेते हैं वो आर्टिकल से, मतलब पूछते ही हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं है उनका, वो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव डेटा पूछते हैं। अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन में ये फर्क है। यूपीएससी चाहता है आपको कम से कम 1000 टॉपिक की सुपरफिशियल नॉलेज हो और अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 टॉपिक की डीप नॉलेज हो। हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 टॉपिक की सुपरफिशियल नॉलेज हो। सुपरफिशियल एज इनकी ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल डेटा, कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे, याद रखना, कभी भी कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछते हैं ये एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न। मेंस इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन ये अब आ गए हम काम की बात पे। हम इस सीरीज के द्वारा क्या करेंगे, मैं इस सीरीज के द्वारा आपकी कैसे मदद करूंगा। हमारे पास समय बहुत कम पड़ा हुआ है, सिर्फ 7 हफ्ते बाकी है, ठीक है? टॉपिक भी हमारे पास अराउंड एंड अराउंड 7 और 8 है। विल बी फोकसिंग ऑन ल्यूसेंट। मैं आपको पर डे हर एक सब्जेक्ट, हर वीक में एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। हमारा जो बेस होगा वो ल्यूसेंट होगा। यू विल बी रिवाइजिंग इट फ्रॉम द ल्यूसेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास समय थोड़ा कम है। समय क्योंकि कम है, मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कोचिंग नहीं करा पाऊंगा अगले 2 महीने के अंदर अंदर। सो इट वुड बी मोर ऑफ अ गाइडेंस। मैं अगर 5 दिन या 10 दिन तक आपकी पॉलिटी की क्लास लेता हूं तो उसमें कंप्लीट तो होगी नहीं। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, हम दोनों समझ सकते हैं इस बारे में कि अब यहां पर हम फोकस कैसे करेंगे। आपको मुझसे कम नहीं तो 5 गुना काम करना है। अगर मैंने पॉलिटी की आपको कुछ गाइडेंस दी है, 2-3 चैप्टर मैंने अगर आपको बताए हैं और उस दिन मैं साथ में बताऊंगा भी कि आपको और क्या क्या करना है, आप उस क्लास को 1 घंटे 1.5 घंटे की उस क्लास को करने के बाद अगले 5 घंटे तक पॉलिटी को कवर भी करेंगे। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा पॉलिटी के, एंड देन यू विल बी सॉल्विंग दैट ऑल्सो। उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अभी बताता हूं। इस एनालिसिस के द्वारा कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको जनरली दे देता हूं। ये हमारा एचसीएस प्रीलिम्स 2019 का जो क्वेश्चंस है उनका डिफरेंशिएशन है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मिला के 25 क्वेश्चन थे, ठीक है? साथ में 25 में इसमें मेडिवल के भी थे और एंशिएंट के भी थे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसमें देखा जाए तो इस प्रकार से था कि 12 मॉडर्न के थे, 5 5 और 5, इस प्रकार से कुछ मोर और लेस ये वाला सिस्टम था कि मेडिवल के भी 5 थे, एंशिएंट के 5 थे, और फिर ओवरलैप करके आर्ट एंड कल्चर के, कुछ लोग उसको आर्ट एंड कल्चर में लगा देते हैं, कुछ एंशिएंट में लगा देते हैं, इस प्रकार से। मतलब 20 के करीब क्वेश्चन आपके हिस्ट्री की 3 किताबों में आने ही आने हैं। देन ज्योग्राफी, दिस ऑल्सो कवर्स द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट को भी कवर करता है, करंट अफेयर, स्टैटिक सब मिला के है इसमें, ठीक है? ये मत सोचना ओवरलैप होता रहेगा। ज्योग्राफी के 15 से करीब क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक के अराउंड एंड अराउंड 15 क्वेश्चंस, पॉलिटी के अराउंड एंड अराउंड 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, करंट के 10 क्वेश्चन, हरियाणा से स्पेसिफिक जो हरियाणा के क्वेश्चन थे वो भी 10 क्वेश्चन। तो आप अगर देखेंगे तो इन्होंने जो एग्जाम में है कि दे मेंटेन
एन इक्वालिटी अमंग्स द एग्जाम। यूपीएससी कई बार क्या करता है कि पॉलिटी के 25 क्वेश्चन पूछ देगा और उस साल हो सकता है साइंस के 2 ही पूछे, वो कई बार मिसमैच कर देता है। इनके एग्जाम में ये है कि हर एक सब्जेक्ट की इक्वल प्रोपोर्शन दी हुई है। हरियाणा जीएस 10 है, करंट 10 है, इकोनॉमिक्स 10 है, पॉलिटी 10 है। साइंस एंड टेक में भी साइंस 10 था और साइंस एंड टेक के 7-8 थे। ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी 10 था और एनवायरमेंट के 8-9 थे, मोर और लेस। और उसी तरीके से हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 10 के करीब हैं, और मॉडर्न एंड एंशिएंट जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी उसके 10 थे। एंड देन फिर बीच में 2-3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के थे। मतलब कि मोर, आप मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट के 10-10 के करीब क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब किसी भी टॉपिक को छोड़ना नुकसानदेह है, करने सारे के सारे पड़ेंगे। ये भी रिस्क नहीं लिया जा सकता कि सर ये टॉपिक नहीं आता है ज्यादातर, तो छोड़ दिया जाए। एक बार हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आई होप आप अभी भी कर रहे हैं, परंतु इनकेस उसके बावजूद भी रेगुलरली एनालाइज करते रहना चाहिए लास्ट ईयर पेपर को। दिस इज HCS प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या था देखिए, आप इसमें फोकस देखिए कि इनका क्या होता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजीशनड एट डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की लोकेशन पूछी, अर्थ के सरफेस से कितनी किलोमीटर दूर होती है। एंड लुक, एक तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा फैक्चुअल डेटा पूछा गया। एंड देन दे आर वेरी क्लोज बाय इट। मतलब 35,880, 35,786, 37,800, मतलब जिसको नहीं पता हो, ये इन दोनों में कंफ्यूज होने की फुल संभावनाएं हैं। 35,880 किसी अंदाजन आपको बताया जाता है कि 36,000 किलोमीटर था। अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं पता हो तो आंसर नहीं किया जा सकता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे गो फॉर द एग्जैक्ट फिगर एंड दे, वो काफी क्लोज रखते हैं। नीचे में और देखिए, इसका आंसर ये है सी। इंडियाज कोस्टलाइन मेजर्स 7416.6, 7515.6, 7516.6, 7316.6, मतलब सो क्लोज। 75 15.6, 75 16.6 एग्जैक्ट। अगर फिगर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहली पेज एनसीईआरटी की पहली चैप्टर के अंदर दिया होता है, बट पूछा है उन्होंने एग्जैक्ट फिगर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डेटा। सिमिलरली यहां पर भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ऑब्जेक्टिव डेटा। कॉन्सेप्ट से कर सकते थे कि यूजुअली आप हमेशा जानते ही हैं हम कि जो पुलिस होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। अंदाजा लगाया जा सकता था कॉन्सेप्ट से, परंतु हाँ, जिसने याद भी कर रखी हो लिस्ट को, वो बिना कॉन्सेप्ट के फैक्चुअल डेटा के बेसिस पर किया जा सकता था। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ द HCS इज। दे गो फॉर द एग्जैक्ट फिगर्स एंड द एग्जैक्ट डेटा पर्टेनिंग टू ऑल दीज टॉपिक्स। हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, करंट अफेयर्स में भी, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ज्योग्राफी का। हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, और एग्जैक्ट पूछ लिया एक ने। 500, 510, 520 और 550। अगर एग्जैक्ट नहीं पता हो तो आंसर करना बिल्कुल मुश्किल है, बट अगर नोटिस करोगे है सिंपल। एनसीईआरटी पढ़ी हो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिंपल है। फोकस, इसमें कोई घबराने का मुद्दा ही नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा जो डीप नहीं पढ़ा हुआ था, बट याद करना जरूरी है। ये चीजें जो है वो ल्यूसेंट की किताबों में, क्योंकि वो पॉइंट वाइज दी होती है, उनको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पूरी ल्यूसेंट याद नहीं हो पाती है। बट इन केस अगर एनसीईआरटी रीड की हुई हो अच्छी तरह से एंड देन यू स्टार्ट डूइंग ल्यूसेंट, तो आपको आसानी रहती है उसी चीज को ग्रहण करने के लिए। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2018 वाज अवार्डेड फॉर पायनियरिंग वर्क इन विच फील्ड। अब देखिए 2019 में एग्जाम था, तो 2018 का जो नोबेल प्राइज था उसके बारे में सीधा करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगेन नथिंग वेरी कॉन्सेप्चुअल, सिंपल फैक्चुअल डेटा, बिल्कुल याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, जो कि किसी भी आपकी उसके अंदर मिला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 30 किलोवाट क्लास एथीना ड्रोन डिस्ट्रॉइंग लेजर। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परंतु सीधा कंपनी का नाम पूछ गया कि कौन सी कंपनी है, वैसे बताओ। लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, क्वेश्चन 3 और देख लेते हैं, बट यू जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ द आइडिया। द WTO वाज फाउंडेड इन जेनेवा इन विच ईयर। सीधा क्वेश्चन, 93, 96, 95, 94, 93, चारों साल बैक टू बैक दे दिए। मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं पता है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो गड़बड़ है। यूपीएससी डजंट डू दिस। यूपीएससी WTO की ग्रीन लिस्ट के बारे में पूछेगा, यूपीएससी ऑरेंज लिस्ट के बारे में पूछ लेगा, यूपीएससी आपसे दोहा राउंड के बारे में पूछेगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज विल नॉट डू दैट। हरियाणा सिविल सर्विसेज आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन रिवीजन के और रट्टाफिकेशन के बेसिस पर होती है।
ठीक है, जितना ज्यादा रट्टा लगेगा, जितना ज्यादा रिवाइज किया जाएगा फिगर्स को, उतना ज्यादा वो सही करने की संभावना होगी। विच प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान। इंडिया के 5 ईयर प्लान है, उन्होंने बताना भी नहीं जरूरी सोचा कि हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि विच ऑफ द 5 ईयर प्लान इज नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान, और उसमें आपको सीधा बताना है कौन सा प्लान है। अगेन बेसिक इकोनॉमिक्स वाला प्लान, बेसिक एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। सिमिलरली यहां पर देखें एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2005 वाज इंटेंडेड टू, स्लाइटली सा अगर कोई फैक्चुअल से अलग है तो वो, परंतु इसमें भी बहुत डीप पे नहीं गए, हर प्लान का एक ना एक पर्पस होता है, डायरेक्ट वो पर्पस को पूछ लिया गया, नथिंग कॉम्प्लेक्स। इन 9 क्वेश्चन से अगर आप ऐसे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस भी देखेंगे, यही पता चलेगा। एचसीएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते जो यूपीएससी में आते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दिया और 4 स्टेटमेंट दे दी, 3 स्टेटमेंट दे दी। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन वो भी उतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जितने ये होते हैं। अब एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में बात करते हैं। सिलेबस 3 सेक्शंस में बांट लीजिए, ठीक है। अब जितना भी था इससे पहले, जितना भी टाइम वेस्ट हुआ, अब उसके बारे में अब काम की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। मोर और लेस जो ये बातें थी वैसे आपको पहले पता ही है, अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, राइट। और अगर नहीं पता थी तो फिर तो घबराने वाली बात है। आई होप यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस थिंग्स। एग्जाम का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। एक स्टैटिक ट्रेडिशनल जो कि 60 से 70% आता है, फिर होता है कुछ करंट 15 से 20, कभी 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी 12 आ जाएंगे, कभी 18 आ जाएंगे। एंड देन देयर इज हरियाणा स्पेसिफिक, कभी 10 पूछ लेते हैं, बट हाँ 12 भी पूछ ले, 13 भी पूछ ले, तो कोई इस बात में कोई मनाही नहीं है। हरियाणा स्पेसिफिक के लिए एक सिंपल काम करो, अरिहंत पब्लिकेशन की हरियाणा की किताब उठाओ, उसको पढ़ो और उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कर डालो। दैट इज इट, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, दैट इज इट। परंतु इसको आप आज से ही करना स्टार्ट करेंगे, यू कांट लीव इट समवेयर एल्स। पर डे के हिसाब से आपको 1 से 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक चीजों पर लगना पड़ेगा, और सिर्फ 2 घंटे लगा के रखिए, सिर्फ 1 से मतलब 1.5 या 2 घंटे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और उसी के अंदर पढ़ना भी है। बियॉन्ड दैट आप कुछ भी मत कीजिएगा हरियाणा के ऊपर, उसके बाद समय व्यर्थ हो रहा है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए मैं क्लास लूंगा, लेकिन प्रोबेबली 15 मई के बाद किसी समय, ठीक है। परंतु हमें याद रखिएगा कि नाउ हमें फैसिलिटेट करना है, क्योंकि हमारे पास पूरे की पूरी कंप्लीट डिटेल्ड क्लासेस का टाइमिंग नहीं है। सो आई एम फैसिलिटेटिंग, और मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं, आप उसके साथ साथ कीजिए। देखिए मैं बताता हूं प्रीलिम्स कैसे निकलेगा आसानी से। अरिहंत की ये आज से ही करना स्टार्ट करना है, लिख लो इसको, राइट इट डाउन। हरियाणा स्पेसिफिक में सिर्फ और सिर्फ अरिहंत की एक किताब करनी है, कोई दूसरी भी हो तो ले लो, दूसरी ले लो, मेरे खुद के पास दूसरी है। अगर कोई आपको करनी है, अगर आपने पहले किसी को रिवाइज किया तो यू कैन फॉलो दैट, परंतु समय क्या है, हरियाणा से संबंधित 2 घंटे देने, और 2 घंटे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उन 2 घंटों में पढ़ना भी और क्वेश्चन इन्वॉल्व, क्वेश्चन पेपर भी उसी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। देन विल कम टू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हरियाणा का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मैं बताता हूं। आपके पास हरियाणा के लिए स्पेसिफिक जो कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा आपको जो कि हरियाणा के ही करंट अफेयर स्पेसिफिकली आपको हरियाणा एचसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर करा रहा हो। मोस्ट प्रोबेबली आप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की जो एनुअल बुकलेट्स हैं उनको पिक करेंगे। एनुअल बुकलेट्स में यूपीएससी की जो बुकलेट्स हैं, जो भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको यूपीएससी के अप्रोच से ही एग्जाम पैटर्न करने की आदत है। वहां पर कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा फोकस्ड होती हैं, फैक्चुअल डेटा बहुत कम होता है। यहां थोड़ी सी डिफिकल्टी आने की प्रॉब्लम है। इसके लिए तरीका सिर्फ एक ही है, सेम टू सेम, कि किताब वही एक आप एनुअल जो कंपाइलेशन है एग्जाम्स की, यू विल पिक दैट, बट इसमें थोड़ी सी जजमेंटल कॉल लेके जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज हो उसको छोड़ते चलिए। जहां पर भी कॉन्सेप्ट्स हो छोड़ दीजिए। हर एक पेज में से 4 से 5 लाइन होंगी जिसको आपको पढ़ना होगा, उसे मार्क कीजिए और जल्दी से आगे निकलिए। इट विल बी अ डिफिकल्ट आइडिया टू एग्जीक्यूट, परंतु करना पड़ेगा। हाँ, डरने की ये बात नहीं है कि 10 से 15 क्वेश्चन है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। यू विल बी इजीली एबल टू डू इट, बहुत आसानी से हो जाएगा। और जनरली अगर अखबार पढ़ रहे हो और ज्यादा आसानी से हो जाएगा, और पीछे से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट वुड बी प्रोबेबली अ केक वॉक फॉर यू। बस याद रखना, वही एनुअल कंपाइलेशन करनी है, पर बहुत स्पेसिफिकली फोकस्ड, सिर्फ फैक्चुअल लाइन और डेटा को मार्क करके पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स या डिटेल्ड जो उनकी एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स के लिए।
अगर ये कर लोगे ना तो ये जो एनुअल कंपाइलेशन है ये 10 से 15 दिन में हो जाएंगी। अगर ये नहीं करोगे तो यही एनुअल कंपाइलेशन 2 महीने चलेंगी। नाउ लेट्स कम टू द स्टैटिक एंड द ट्रेडिशनल। ठीक है, यही है पेपर बेसिकली, मेन प्राइमरी स्पीकिंग जो क्वेश्चंस है ये स्टैटिक ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, ये स्टैटिक ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, ये स्टैटिक ट्रेडिशनल पॉलिटी, ये स्टैटिक ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, दिस विल बी करंट, दिस विल बी करंट, दिस इज द स्टैटिक ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ये स्टैटिक ट्रेडिशनल इकोनॉमी, दिस इज नॉट द करंट बट प्रोबेबली करंट में था, इसीलिए भारत निर्माण प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया गया, स्टैटिक ट्रेडिशनल के बारे में। इसमें 2 चीजें हैं, एनसीईआरटी और ल्यूसेंट, एंड दिस इज वेयर आई विल बी हेल्पिंग यू। इस सीरीज के द्वारा मैं यहीं पर आपकी मदद करूंगा, मगर हमारे पास समय बहुत कम है, एक हफ्ता एक टॉपिक के लिए है, तो मैं एनसीईआरटी नहीं करा सकता हूं, क्योंकि अगर ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटी करानी स्टार्ट कर दी तो 4 एनसीईआरटी और हमारे पास दिन बचे हैं 7-8 दिन हो गए मैक्स टू मैक्स। 2 दिन के अंदर 2 एनसीईआरटी, 2 दिन के अंदर 1 एनसीईआरटी मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं कराऊंगा। आप पढ़ सकते हैं बट यू कैन, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अगर आपको पेपर करना है फोकस हमेशा उसके साथ मार्कर लेके रखो और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर फोकस रखना है थोड़ा सा। ठीक है, वंस इन अ वाइल 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्सेप्चुअल, परंतु ये सीधा पूछेंगे कोस्टलाइन कितनी लंबी है, ये कौन सी है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस प्रकार के जो सवाल हैं ये ज्यादा पूछते हैं एचसीएस में। यू विल बी डूइंग एनसीईआरटीज, याद रखिए जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, मैं आपको हर रोज एक क्लास में आके ल्यूसेंट कराऊंगा। ठीक है, हर वीक रख लेंगे हम, एक वीक एक सब्जेक्ट का, एंड आई विल बी डूइंग ल्यूसेंट विद यू। ठीक है, आपको 2 घंटे हरियाणा के लिए देने हैं, 2 घंटे करंट के लिए देने हैं, उसके बाद के जो आपसे मिनिमम नहीं तो अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग आई एम होपिंग कि आपके पास 6 और घंटे बचे हुए हैं, उनमें से 6 में से 4 घंटे एनसीईआरटी और 2 घंटे की ल्यूसेंट है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको 1 घंटे की जो रोज की क्लास होगी आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। If you are able to execute this 10 hours plan for next 50 days, तो इस बार हरियाणा प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा। यूपीएससी वाले बच्चे कई बार हरियाणा प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, स्पेसिफिकली बिकॉज घबरा जाते हैं वो। हर रोज के 10 घंटे भी लगाओगे तो मैक्स टू मैक्स 500 दिन है तुम्हारे पास, 500 डेज, 500 डेज नहीं, आवर्स। अगर 50 दिन में से 500 दिन हो गए सर तो कैसे चलेगा? 500 आवर्स आपने जो तैयारी की है, जो भी पहले की थी, वो आपके एडवांटेज में काम आएगी। बट इफ यू हैव लेफ्ट राइट नाउ, यू हैव लेफ्ट ओनली 500 आवर्स। इस 500 आवर्स में से मिनिमम नहीं तो आपको 100 घंटे मॉक टेस्ट लिखने हैं। 100 आवर्स के मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर, 100 आवर्स के मॉक टेस्ट। कहने का मतलब कि हम हर रोज आपको 50 क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराई करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, 50 क्वेश्चंस फॉर एनी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट जो वीक चल रहा होगा उसके 50 क्वेश्चंस, यू विल बी सॉल्विंग देम वन वे और द अदर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो एचसीएस का पैटर्न है वैसे वाले क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, पर वो रोज की रोज करने हैं। इन 100 आवर्स को मत काउंट कीजिए, चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पर डे 2 घंटे आप हरियाणा करेंगे, पर डे 50 एमसीक्यूज करेंगे, $100 आवर्स आपके बचे हुए रिवीजन के, यानी ये लास्ट के 20 दिन आपके हो गए खत्म। अब हमारे पास बचा है 30 दिन की तैयारी। 30 दिन के अंदर अंदर हमें सारे के सारे टॉपिक करने हैं। हाउ विल बी डूइंग इट? इस वीक मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस कराना स्टार्ट करूंगा। इन 6 to 7 डेज वी विल ट्राई टू कवर, हम डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, आप खुद भी पढ़ेंगे, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप पूरे दिन में लक्ष्मीकांत के 3, 4, 5 चैप्टर करेंगे। उसके बाद ल्यूसेंट, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उससे में से देखेंगे, उसमें से फैक्चुअल डेटा को पिक करने की कोशिश करेंगे, एंड देन यू विल रिवाइज दो सेम क्लासेस, जो कि मैं आपको अपनी पॉलिटी की क्लासेस में 7 से 8 क्लासेस के द्वारा मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर याद हो जाएगा। अगले वीक हम हिस्ट्री करेंगे, उसके अगले वीक ज्योग्राफी और उसके अगले वीक इकोनॉमी। पैरेलली आप हर रोज एमसीक्यूज करेंगे, हरियाणा से संबंधित कुछ ना कुछ चैप्टर पढ़ते रहेंगे रेगुलरली, क्योंकि उस चीज को रिवाइज करना मुश्किल है। ये सारे जो टॉपिक हैं ये आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो इसीलिए इसमें कम मुश्किल आएगी। हरियाणा पैरेलली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हम पहली बार, हरियाणा वाले भी खुद जो हरियाणा का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी मतलब स्पेसिफिक हरियाणा से चीजें इंफॉर्मेशन कई बार मिस हो रखी होती है। एंड द करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पाएंगी, करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा।
सरल तरीका फिर से रिपीट कर देता हूं। न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा पढ़ो। दिमाग लगाना नहीं है वहां पर, मार्क नहीं करना है, कुछ फोकस नहीं करना है, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना और छोड़ दो। एंड देन दी एनुअल मैगजीन्स ऑफ दोज करंट अफेयर्स, एनुअल कंपाइलेशंस आती हैं इंस्टीट्यूट्स की, उसको रिपीट करना है 2 3 4 5 बार, कम से कम 7 8। हर टॉपिक की अलग अलग है, पॉलिटी की एक एनुअल कंपाइलेशन मिल जाएगी, हिस्ट्री की मिल जाएगी, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, वो है मोटी मोटी 120 150 पेज की हो जाएगी, परंतु एचसीएस की नजर से देखोगे तो बहुत पतली है। पॉलिटी की जो एनुअल कंपाइलेशन होगी, आप मार्कर उठाइए और एक पेज में 5 से 6 लाइनें होंगी काम की, आप मार्क कर दीजिए उनको, और फिर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे एनुअल पॉलिटी आपकी मोर और लेस कंप्लीट होने की संभावना रखती है, 2 घंटे अगर आप रोज लगाओगे करंट अफेयर पर। कल से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से पॉलिटी की वी विल रन, ओके। हम यहां पे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम थोड़ा सा तेजी से कराएंगे, थोड़ी सी चीजों को गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होगा, एक्सप्लेनेशन की पर्सपेक्टिव से थोड़ा कम होगा, परंतु इट विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। इस प्रकार से ये अगले 4 वीक तक ये चलेगा और पैरेलली ये सारी की सारी चीजें आप करते रहिए, ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट 1 मंथ प्लान। इफ यू कैन डू इट फोकस्ड, अगर अगले 7-8 घंटे निकाल के, 10 घंटे निकाल के अगर आप पूरा का पूरा कर लेंगे तो यूपीएससी हरियाणा सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स है वो एकदम 10th क्लास के लेवल का होता है। 10th क्लास के, अगर 12th क्लास के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देते तो वो निकाल लेते, क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आई होप यू कैन ऑल्सो डू दैट। इसके अलावा कोई अगर आपको और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू स्टिल हैव डाउट्स अबाउट समथिंग, इफ यू हैव स्टिल मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू हरियाणा सिविल सर्विसेज, इस टेलीग्राम चैनल पर आओ, डायरेक्ट मुझे मैसेज करो एंड देन वी विल डिस्कस दैट। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके बारे में बात करते हैं इसके ऊपर। कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी हरियाणा सिविल सर्विसेज। दिस वाज एन इंट्रोडक्शन बाय मी, माय नेम इज अमित वरिदी किलोर, एंड कल से हम अगले 1 हफ्ते तक पॉलिटी, जहां पे हमारा फोकस होगा ल्यूसेंट के ऊपर, क्योंकि उसमें फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है, सिंगल 1 लाइनर दिए हुए हैं, ठीक है, उसको कराने की कोशिश कराऊंगा मैं आपको पूरी की पूरी, परंतु आप लक्ष्मीकांत को भी रीड करेंगे। कॉन्सेप्चुअल नहीं रीड करना है, लेकिन फैक्चुअल डेटा को वहां से पिक करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीकांत एक बड़ी किताब है, उसको अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो उस किताब को पढ़ने में 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, परंतु जब उसमें से सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा निकालना हो, ऑब्जेक्टिव डेटा निकालना हो, तो आप मार्कर से उसमें बहुत आसानी से 2 से 3 दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे मत घबरा दीजिए कि बहुत मोटी बुक है सर, उसको किया कैसे जाएगा। बहुत सरल है, आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन एक बार 2019 का एचसीएस का पेपर जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ही वो अप्रोच आपके दिमाग में आ जाएगी, इट विल बी इजियर फॉर यू। ल्यूसेंट को रिवाइज करना है कम से कम 2 बार मिनिमम, दैट इज आवर की। करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है 2-3 बार, एंड कुछ एमसीक्यूज हमें रेगुलरली करते हैं। आई विल सी यू टुमारो इन द पॉलिटी, फर्स्ट पॉलिटी क्लास फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। हैव अ नाइस डे।